हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले हमारी इस टेस्ट सीरीज को लाइक पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए और इससे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं दिल से। आप ऐसे ही हमारा समर्थन करते रहिएगा, हम अपना पूरा सहयोग आपको देंगे। और फ्रेंड्स, आपके साथ हम कदम से कदम मिला के खड़े हैं। क्लियर? फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज है इसका आज तीसरा एपिसोड है। उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे लास्ट सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, वैसे ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि क्या आ सकता है, और जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनका स्वरूप क्या हो सकता है, उनका पैटर्न क्या हो सकता है, उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज चर्चा की ये अगली कड़ी है। चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। क्लियर? क्वेश्चन हमारा पहला ये है कि किसके शासन काल को, यानी किस शासक के काल को, किस शासक के काल को, यानी किसके काल को, शासक कौन सा है जिसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्लियर? किसका स्वर्णयुग? चित्रकला का स्वर्णयुग। तो इसके विकल्प अगर हम देखते हैं तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो जहांगीर होगा। क्या इसका आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो जहांगीर होगा। क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि जहांगीर जो था यह खुद एक चित्रकार था। क्या? खुद एक चित्रकार था। और इसका प्रमाण जब इसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस जब आया था इसके दरबार में, तो इसने क्या किया था, इसने एक पेंटिंग किससे भेंट की थी? जहांगीर को पेंटिंग एक भेंट की थी, और उसी की पेंटिंग को इसने हूबहू बना दिया था। क्लियर? ये खुद पहचानने में असमर्थ था, अचंभित था ये कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी ओरिजिनल जो चित्रकारी वाली जो पेंटिंग थी वो खुद नहीं पहचान पाया था। तो जहांगीर चित्रकारिता में इंटरेस्टेड था और इसने अनेक महान चित्रकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। क्लियर फ्रेंड्स? जो मुगल काल है, जो मुगल डायनेस्टी है, इसमें एक शासक का नाम और आता है, शाहजहां का। किसका? शाहजहां का नाम और आता है। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ था फ्रेंड्स? इसके शासनकाल में जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़ी बड़ी जो इमारतें थी, जैसे लाल किला, ताजमहल, ठीक, जामा मस्जिद, ऐसी अनेक बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ। तो इतिहासकार शाहजहां के शासनकाल को भी स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं। किसका स्वर्णयुग? स्थापत्य कला का, यानी स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किस शासक को कहा जाता है? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है कि स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किस शासक काल को कहा जाता है। तो शाहजहां, और जो हमारी चित्रकला का स्वर्णयुग है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है और आया भी है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आया है, आ सकता है। क्लियर? और आप देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस जो थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 को हुई थी। और ये पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो विकल्प है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी। क्लियर फ्रेंड्स? तो जो इसका राइट आंसर होगा, भारतीय की बात कर रहे हैं, पहली भारतीय, तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी
नायडू होगा, और इन्होंने 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, अगर भारतीय हटा दिया जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एनी बेसेंट होगा। क्लियर। और इसी प्रकार से अगर आपको और क्वेश्चन इसमें बना दिया जाए कि नलिनी सेन गुप्ता ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो इन्होंने 1933 में की थी, और एनी बेसेंट ने 1917 में की थी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये रहा कि जलियांवाला बाग कांड, क्या जलियांवाला बाग कांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो हमें ये याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कब हुआ था। तो 13 अप्रैल, क्या 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और पूछ रहे हैं कि इससे पहले, ठीक पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसके विकल्पों की अगर चर्चा करते हैं, बंगाल का विभाजन, इल्बर्टविल रॉलेट एक्ट का पारित होना, मार्ले मिंटो सुधार। तो फ्रेंड्स, जो जलियांवाला कांड हुआ था इसका जो राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, क्या फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हो रहा था 1914 से लेके 1918 तक। क्लियर। इस समय क्या हो रहा था कि भारत में यह अनुमान लगाना, यानी हमारा जो भारत है, यानी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर यह अनुमान लगाना था कि यहाँ क्रांतिकारी, क्या फ्रेंड्स, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं इनका लेवल क्या है, किस स्तर पर पहुंच चुकी है भारत में, और इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक कैसे लगाई जाए, रोकथाम कैसे की जाए। तो इसके लिए सर सिडनी, क्या सर सिडनी की अध्यक्षता में एक एक्ट आता है जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। क्लियर। और ये फ्रेंड्स आता है 1918। क्लियर। सवाल का आंसर आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि जलियांवाले कांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, जैसे रॉलेट एक्ट का पारित होना। क्लियर। तो यहां आपने दो चीजें देखी, एक तो रॉलेट एक्ट का पास होना देखा, और वह कंडीशन कौन सी थी जिस कंडीशन में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। ये तो हमारा आंसर रहा फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम इसके विकल्पों की चर्चा करते हैं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और इसके समय जो यहाँ का वायसराय था वो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। क्लियर। और इसी प्रकार से इल्बर्टविल 1883 में हुआ था, और मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था वो 1909 में हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स। और इसी मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम लीग को, यानी मुस्लिम लीग नहीं, मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व आरक्षण की बात की गई थी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन और इससे जो जुड़े हुए मुद्दे थे उनको आपको समझने में मदद मिली होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, यानी जो मराठा साम्राज्य था उसके जो संस्थापक थे शिवाजी, जो क्या फ्रेंड्स, मराठा जो एम्पायर था इसके जो संस्थापक थे वो शिवाजी थे। और इन्होंने उस सरकार को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया था। और इस मंत्री परिषद में कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे। ठीक है। तो उस मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? न्याय प्रधान, अष्ट प्रधान, अष्ट सेना, अष्ट सिद्धि, अष्ट प्रधान। तो जो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो अष्ट प्रधान होगा। विकल्प यानी इसका आंसर डी होगा।
क्लियर। ऐसे ही कभी कभी ये पूछ लेता है कि अष्ट दिग्गज, क्या फ्रेंड, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, किसके दरबार में थे? तो आपने नाम सुना होगा कृष्णदेव राय का, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय था, क्लियर, कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य में कौन, कृष्णदेव राय, क्लियर। ऐसे ही आपसे अगर पूछ लिया जाए अष्ट, जैसे अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज, नवरत्न, तो नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। ये क्लियर क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। जो आनंद मठ के लेखक है कौन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसके जो सिंपल से विकल्प है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है और आया भी है, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो जिसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। और यह आंदोलन, ये जो आनंद मठ है, यह एक ऐसा उपन्यास है जो सन्यासी विद्रोह से प्रभावित था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था एक बार, सन्यासी विद्रोह से प्रभावित था आनंद मठ, ठीक है ना। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है वो कहां से लिया गया है, राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1916 में होम रूल लीग किसने शुरू किया था, होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो विकल्प हमारे हैं एनी बेसेंट, सॉरी फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लावाटस्की, चार्ल्स नेल्टन, एनी बेसेंट। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी द राइट आंसर, यानी एनी बेसेंट ने, क्लियर। फ्रेंड्स जो होम रूल आंदोलन था इसे गृह शासन आंदोलन, ठीक है ना, गृह शासन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, गृह शासन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और एनी बेसेंट ने ये इसे स्टार्ट किया था और इन्हीं के साथ तिलक, ठीक है ना, तिलक ने भी होम रूल लीग स्टार्ट किया था। विचार एनी बेसेंट के मन में सबसे पहले आया, लेकिन स्टार्ट तिलक ने पहले किया। इन्होंने अप्रैल में स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर में। कब? सितंबर में। पूछा जाए कि होम रूल लीग जो आंदोलन था वो स्टार्ट सबसे पहले किसने किया था, तो तिलक ने किया था, लेकिन जो स्टार्ट किया था वो एनी बेसेंट ने किया था, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1986 का कांग्रेस अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? का कांग्रेस अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? तो इसके विकल्प देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया था, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया था, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, क्लियर। अगर और विकल्पों की हम बात करते हैं, अगर और विकल्पों की बात हम करते हैं तो राष्ट्रीय गान जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उनके सम्मान में गाया गया था, ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा हुआ था। और ऐसे ही भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। हमने आपसे एक बार कहा था कि जो 1929 का
1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी, ठीक है ना, पंडित नेहरू ने की थी। इसमें जो हमारा एक मेन प्रस्ताव पास हुआ था, इसमें कहा था कि हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ठीक है ना, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और इसी में क्या किया था, तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। क्लियर? 26 जनवरी की डेट को डिसाइड किया था। तो ये क्लियर क्वेश्चन हुआ फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये मिडोल की शुरुआत होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग हल्की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हल्की चीजें होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, और कभी कभी वही चीजें हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से मिडोल इंडिया की शुरुआत होती है, मिडोल इंडिया की शुरुआत होती है। तो पूछा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। विकल्प ए हमारा कहता है कि 712, बी कहता है, सॉरी ए कहता है 711, 712, 713, 714। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, यानी क्लियर। मोहम्मद बिन कासिम यहां सिंध पर आक्रमण करता है। क्या? सिंध पर आक्रमण करता है, और यहाँ का शासक होता है कौन? राजा दाहिर। इसके अगेंस्ट आक्रमण करता है। सिंध का शासक जो राजा दाहिर था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। क्लियर? तो इसका यही राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? सॉरी, विकल्प ए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। क्या? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और क्या? कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। क्लियर? यहाँ का एक शासक था जजाद, जजाद नाम का एक शासक था, उसने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है ना? जजाद नाम का सूर्य मंदिर था, सॉरी राजा था, उसने इस यहाँ लिंगराज मंदिर जो बनवाया था उड़ीसा। क्लियर? अगर स्थान की बात की जाए तो भुवनेश्वर। क्लियर हुआ? आज से लगभग 14 साल पहले की बात है ये। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? क्या फ्रेंड्स? किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? तो जिसके विकल्प है बलबन, अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्ने बतूता। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा अलबरूनी। क्लियर? जो भारत के इतिहास को जानने का, समझने का, यानी जो भारत का इतिहास है ना, भारत का जो इतिहास है इसे समझने में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है किताब उल हिंद। क्लियर? किताब उल हिंद क्या है? एक महत्वपूर्ण माध्यम है, स्रोत है। और जो अलबरूनी है, जिस समय भारत में महमूद गजनवी, जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे, तो उसी समय महमूद गजनवी इसे बंदी के रूप में लेके आया था। क्या? बंदी के रूप में, यानी अलबरूनी एक बंदी के रूप में आया था। इस बात को याद रखिए कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के समय आया था।
और इसी के साथ महमूद गजनवी अलबरूनी के साथ कुतुबी को लेके आया था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन रहा। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि रेहेला किसकी रचना है? क्या? रेहेला इब्ने बतूता की रचना है। इसी प्रकार से पूछ लेता है कि नूह सिपेर, क्या? नूह सिपेर, आसिका, आसिका, लैला मजनू किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन ये देखिए, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया? दरअसल जो बाबर की आत्मकथा है, आत्मकथा जो है वो तुझके बाबरी, तुझके बाबरी जो आत्मकथा है यह टर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? टर्की भाषा में लिखी गई। और इसमें तुझके बाबरी में दो शासकों का उल्लेख मिलता है, एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ का। क्लियर फ्रेंड्स? तो जो इसके विकल्पों को अगर देखा जाए, कृष्णदेवराय, राजा राणा सांगा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त दोनों। क्लियर? समझ रहे हैं ना? अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर की जो आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई है? टर्की भाषा में लिखी गई है। और इस तरह से अगर पूछा जाए कि भारत के वे कौन से दो बाबर के समकालीन शासक हैं जिनका उल्लेख बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में मिलता है, तो फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे कि मेवाड़ का जो शासक राजा राणा सांगा था और विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय। समझे? विजयनगर साम्राज्य का जो शासक कृष्णदेवराय था, इसका उल्लेख मिलता है। कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? 1576 का वर्ष, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? यानी ये इस साल कौन सा एक बड़ा युद्ध हुआ था? क्यों फेमस है ये? क्यों फेमस है ये? तो फ्रेंड्स इस समय जो विकल्प है, हल्दी घाटी, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इस पर कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो हल्दी घाटी का युद्ध होगा। क्लियर? क्या? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। और यह अकबर वर्सेस राणा, समझे? इसके बीच युद्ध होता है। और इसके अगर विकल्पों की बात करें तो तराइन का प्रथम तराइन के युद्ध हुए थे 1191 में, 1192 में तराइन के दो युद्ध हुए थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। क्लियर? तो ये क्या था? इसका राइट आंसर था। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारे क्या थे? सारे क्वेश्चन थे। आज की जो पीडीएफ थी, और सॉरी जो आज की जो क्वेश्चन थे जो हमने आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। एक क्वेश्चन और छूटता है, वह क्वेश्चन है ये कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा है। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था,
1930 से लेके 1932 तक ये चला था, 33 तक, फिर दूसरे फेज में ये चला। तो इस समय क्या होता है, इसी समय इंग्लैंड में क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन चलते हैं यहाँ, जिसका अध्यक्ष होता है वहां का पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। और जो इसकी अध्यक्षता, जो इसका उद्घाटन करते हैं वो सम्राट करते हैं, वहां के सम्राट करते हैं जॉर्ज पंचम। क्लियर, जॉर्ज पंचम इसका उद्घाटन करते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिस समय हो रहा था उस समय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, अनेक दलों ने, भारत ने भाग नहीं लिया। तो भारत पे और यहाँ के गवर्नर पर, सॉरी वायसराय पर दबाव बढ़ रहा था। तो इसी समय गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते में ये कहा जाता है गांधी जी से कि आप सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लीजिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो जो पहला था गोलमेज सम्मेलन वो 1930 में होता है, फर्स्ट यहाँ होता है और सेकंड फ्रेंड्स का होता है, सेकंड यहाँ होता है। क्लियर, 7 सितंबर 1931 में। और तीसरा होता है वो 17 नवंबर 1932 को होता है। तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स मेरे बताने से पहले ही कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, विकल्प इसका सी सही है, 7 सितंबर 1931 में। और इसी गोलमेज सम्मेलन में फ्रेंड्स क्या हुआ था, गांधी जी ने भाग लिया था, यानी कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था और दलितों की तरफ से अंबेडकर ने भाग लिया था। पूछा जाए आपसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो आप बताएंगे बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ अपनी इस आज की सीरीज की एंडिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में समर्थन दिया है, ऐसे ही आप अपना समर्थन प्यार बनाए रखिएगा। हम वादा करते हैं कि ऐसे ही आपको बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।